अच्छा रोमन नंबर 2 में उसका है कि आप एक गोले को ऐसे बना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिग्मा में ही पहले कहानी को पूरा करेंगे बच्चों। सिग्मा में लिखेंगे नेक्स्ट, यानी कि रोमन नंबर 2 लिखेंगे, रोमन नंबर 3 लिखेंगे इसको। रोमन नंबर 3 लिखेंगे बच्चों एसपी ओवरलैपिंग। सर एसपी का क्या मतलब है? बेटा एसपी का मतलब है कि एक ऑर्बिटल का एस और दूसरे ऑर्बिटल का पी, मतलब सॉरी, एक एटम का एस और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल भी हेड ऑन कर सकता है। कैसे सर? अरे यार एस में तो कोई, ये तो 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप है, इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस मौजूद है, तो ये कोई भी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, क्या ये दे मार सकता है? हाँ सर, ये हेड ऑन कर सकता है। देखो ज़रा, आपको हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ दिखाई भी जा रही है, लेकिन आप ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे बनाएंगे शायद अब आप इतना जान चुके हैं। एक एस और ऐसे अंदर घुसा के दूसरे का पी, बात समझ रहे हो? पहले एक लोब फिर दूसरा लोब, मेरी बात समझ रहे हो? बोलना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके दिखाना, ये कॉमन रीजन है बेटा। बात समझ में आ रही है? हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों प्लीज़। हेलो, ठीक है, छापो तो हाँ बोलो। इसमें ना इंग्लिश में लिख लो, क्योंकि ये दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो बात आपको पता भी होनी चाहिए। अब शायद अपन ने एस एस में नहीं लिखे, लिखने की ज़रूरत नहीं, वो खुद लिख सकते हो, पर खैर आवश्यकता नहीं है। यहाँ ज़रूर लिख लो इंग्लिश क्या। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप, ये फोटो बनाने के बाद, अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। बात समझ में आती है? ये हटा रहा हूँ मैं, पिंग में समाप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, रोमन नंबर 4 लिखते हैं। ये आखिरी प्रकार का हेड ऑन होगा बेटा, जो इन जनरल देखा जाता है। रोमन नंबर 4 लिखेंगे बच्चों पीपी ओवरलैपिंग। इसमें भी अब इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको शायद पता ही है कि एक ऑर्बिटल, एक एटम का पी ऑर्बिटल और दूसरा एटम का पी ऑर्बिटल अगर एक दूसरे को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। आप ये देख रहे हो ना बेटा, एनसीईआरटी कॉमन रीजन का रंग बदल दी है, लेकिन हमें पता है सर हम कलर थोड़ी करेंगे, तो हम एक ऑर्बिटल ऐसा बनाएंगे और हेड ऑन कर रहे हैं तो दूसरे को ऐसा बनाएंगे। बात समझ रहे हो? और ये कॉमन रीजन में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होकर ऐसे दिखा देंगे। बात समझ में आती है? बोलो। लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। ये बात हो गई हेड ऑन ओवरलैपिंग की, मतलब दो एटम्स जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो बेटा इन जनरल जो ओवरलैपिंग देखी जाती है वो कुछ ऐसी होती है। सर आपने डी की क्यों नहीं कराई? बेटा एक्चुअली हम जब अभी ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो हम ओवरलैपिंग को मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बोला भी था कि सेंट्रल एटम, जैसे आपके घर में कोई आने वाला है तो आप सेंट्रल एटम हुए, आप आने के पहले एक्चुअली अपने ऑर्बिटल्स को मॉडिफाई करते हैं। याद है ना वो एसी बेच के कूलर लेने वाली बात? हेलो, ताकि आने वालों को समानता महसूस हो, उस चक्कर में हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक्चुअली बेटा सच्चाई ये है कि ऑर्बिटल्स हमेशा मॉडिफाई करके ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो आप बात में आगे बताऊंगा। इसलिए मैंने डी का भी बात इसलिए नहीं कही क्योंकि एक्चुअली जो हम हमारी थ्योरी भी कहती है वो मॉडिफाइड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करती है। इसलिए कॉमन सेंस के लिए केवल एस और पी की हेड ऑन ही देखना पर्याप्त है। बाकी सर डी कैसे आएगा, कब आएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, ये समझ में आता है सबको? लिखो तो हाँ बोलो, फिर हम पाई पे आगे बढ़े। अब बेटा सिग्मा में ये सब बातें लिखने के बाद अब थोड़ा सा पाई को आगे बढ़ाएंगे। पाई में बच्चों अब तक हमने सिर्फ रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है और शायद हमने फ़ोटो भी बनाई हुई है। बस वहाँ पे रोमन नंबर 2 और लिखेंगे, और पहले रोमन नंबर 2 में सिर्फ ये, शायद इसके ऊपर भी आपने फ़ोटो बनाई हुई है ना बच्चों, पाई में भी साइड वाइज वाली, वो तो मैंने क्लास में बनवाई थी ना। हेलो, चलो, लेकिन फिर भी एक बार क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात की है तो इंग्लिश को पैरेलल करने के लिए रोमन नंबर 2 पाई में भी लिख लीजिएगा, और लिखेंगे बच्चों पाई ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग इज ऑफ
फॉलोइंग टाइप। और सिर्फ टाइप में एक ही टाइप लिखना है बच्चों अपनों, उसको अपन रोमन नंबर नहीं, उसको इसी में लिख देते हैं सीधा। पहले इंग्लिश लिख लो। पाई ओवरलैपिंग इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। पाई ओवरलैपिंग निम्नलिखित तरीके से होती है। शायद हमने लास्ट क्लास में देखा, भी एक बार फिर से सुन लेते हैं। सर मान लीजिए आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग हो चुकी है। मैंने कल बताया भी था लास्ट क्लास में कि मान लो कोई भी एटम को दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p4। तो जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें ये 2px और ये 2py, या 2py और 2pz, ये कोई भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर अगर मान लेते हैं हेड ऑन y के अलॉन्ग हो रही है, मान लो ये py है और py के अलॉन्ग हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो हेड ऑन तो हो गई मान लो। अच्छा सर, लेकिन ये pz तो बच जाएगा, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे पेयरिंग करेगा? तो थ्योरी कहती है, ऊपर की इंग्लिश लिख लियो या हटा दूं? बोलना पड़ेगा। चलो, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की इंग्लिश कहती है बेटा कि फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है। हेड ऑन तो मैं मान रहा हूँ इस एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ये जो भी एक्सिस थी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। साइड वाइज ओवरलैपिंग कुछ ऐसे हो जाएगी। आप इसको कैसे दिखाओगे, शायद आप समझ ही सकते हो। एक ये किया प्लस एक ये किया और गिव्स करके आप करोगे एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल। और करके बेटा ये फोटो भी बना देना, ये वाली। मतलब सर बेटा कई लोग ऐसे भी दिखाने का, कई किताबें ऐसे भी दिखाने का प्रयास करती हैं, पर हम यूजुअली इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। पर हाँ, एनसीईआरटी में दिख रहा है तो सामने सामने कारीगरी कर सकते हो तो बना लो, बाकी नहीं भी कर रहे हो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्कूल में इतना भी थ्योरी लिख के आओगे तो मोर देन सफिशिएंट। तो ये हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो सर पाई का एक ही प्रकार बनाओगे? हाँ बेटा। क्यों सर? क्योंकि बेटा डी में जनरली, बाकी पी के अलावा और कोई जनरली इफेक्टिव पाई कर ही नहीं पाता है। ये नेचर में मौजूद मॉलिक्यूल्स के बारे में एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। इसलिए पाई ओवरलैपिंग केवल पी में ही प्रचलित है और वही देखी जाती है। एक्चुअली जब डी करता है उसे डेल्टा ओवरलैपिंग कहते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी न जेई न मेंस तक इसकी कोई चर्चा नहीं होती, तो मैं लिखवा भी नहीं रहा। चलो लिखो तो। हाँ, अब बच्चों कायदे से हमने सिग्मा पाई के बारे में मोर और लेस जितनी थ्योरी लिखनी थी लिख ली है। थोड़ा सा मैं स्कूल के लिए और काम करवा देता हूँ। बच्चों सिग्मा में कितने पॉइंट्स लिखे हमने रोमन नंबर करके? बताना पड़ेगा। 4। सिग्मा में बच्चों एक पॉइंट और लिखेंगे रोमन नंबर 5, और कुछ इंग्लिश लिखेंगे। सिग्मा में लिखेंगे बच्चों सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन। ये मैंने आपको कल बोला था, इंग्लिश में लिखवाया नहीं था। एंड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। इंग्लिश लिखते भी रहो सुनते भी रहो। यहां मैं ये कह रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड यानी कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है बेटा, तो ये अकेले भी हो सकती है, क्योंकि भाई किसी में अगर केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सीधा दे मारेगा, हेड ऑन हो जाएगा। और क्योंकि बेटा दे मारने में मैं कल भी बोला था, मैं अभी भी कह रहा हूं, कभी भी हेड ऑन ओवरलैप करने पे जैसे आप किसी से सिर टकराओ एकदम दौड़ते हुए सीधा सीधा हेड ऑन, तो बेटा इम्पैक्ट यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे ज़्यादा ओवरलैप कर पाएंगे, इसलिए कॉमन रीजन ज़्यादा क्रिएट होगा जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं अनपेयर करके, पेयर करके। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्योंकि सिग्मा में ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। पाई में इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, पहले इसको लिखो तो हाँ बोलो। पाई में लिखेंगे बेटा पाई में लिखेंगे रोमन नंबर 3। पाई में लिखेंगे सिग्मा अकेले बन सकता है, लेकिन पाई हमेशा सिग्मा के बनने के बाद बनता है, तो इंग्लिश लिखेंगे पाई बॉन्ड can only be formed pi bond can only be formed after
फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई हमेशा सिग्मा के बाद बनता है। रोमन नंबर 3। फिर रोमन नंबर 4 भी लिखेंगे ताकि पाई में भी थोड़ा नंबर ऑफ पॉइंट्स लगभग हमें बराबर मिले, लेकिन खैर इसमें बस यही लास्ट ही होगा, तो 5 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। खैर ये लिखो तो हाँ बोलो होती है सर। हमने एक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दे मारने में, यानी कि हेड ऑन में ज़्यादा होती, तो साइड वेज में कम होगी। तो रोमन नंबर 4 में लिखेंगे सिंस एक्सटेंट यानी कि शिद्दत ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि ओवरलैप्ड एरिया इज लेस इन साइड वाइज ओवरलैपिंग इन साइड वाइज पैटर्न, कॉमा, thus पाई इज वीकर, कमज़ोर होता है किससे बच्चों? देन सिग्मा। लिखो तो हाँ बोलो। एक आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी देना चाह रहा हूं, वो नोट डाल के लिखेंगे। बच्चों हम ये तो समझ गए हैं कि सिग्मा पाई में सिग्मा स्ट्रांग होता है। हम ये भी समझ गए हैं कि पाई केवल सर एक ही प्रकार का देखा जाता है इन जनरल। सिग्मा लेकिन सर आपने 3 प्रकार के लिखा है, तो सर तीनों प्रकार के सिग्मा की ताकत एक बराबर होगी। बेटा शायद आप जब फोटो ड्रॉ किए होगे ना, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बेटा मान लो मारुति वैन देखे हो ना, ओमनी और मारुति वैन, दोनों मारुति वैन 40 किलोमीटर की स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं और ये हेड ऑन करके टकरा जाए मान लो। केस 1। केस 2, एक स्ट्रीमलाइंड गाड़ी, स्ट्रीमलाइंड गाड़ी मतलब एक सेडान टाइप की गाड़ी, दूसरी स्ट्रीमलाइंड गाड़ी मतलब सेडान टाइप की गाड़ी, ये दोनों की स्पीड 40-40 ही है। ये अब एक दूसरे से टकराएंगे। आप बताओ किस केस में नुकसान ज़्यादा होगा कि दोनों केस में नुकसान बराबर होगा? हेलो हेलो, ये शायद आपने अगर वो जो अखबार उड़ाए होंगे एरोप्लेन बना के, तो देखा भी होगा सर, जब वो हवाई जहाज़ बना देते हैं ना, तो आगे चोंच बनाते हैं स्ट्रीमलाइन। हेलो, क्योंकि वो हवा को काट देती है। उसे एक्चुअली वो काटती पता है क्यों है? क्योंकि बेटा कभी भी कोई शार्प चीज़, कभी भी कोई डायरेक्शनल चीज़ अगर एक दूसरे की तरफ जाती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम यानी कि इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ये शायद कॉमन सेंस है। और अगर ये कॉमन सेंस है ना बेटा, तो मैं आपको एक नोट ये लिखवाने वाला हूँ। लिखेंगे बच्चों एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ सिग्मा ओवरलैपिंग, ऐसा लिखो। सिग्मा ओवरलैपिंग बच्चों फिलहाल आपको मैंने क्या एनसीईआरटी ने 3 लिखवाई हैं। ये 3 ओवरलैपिंग में भी क्या आप ये समझ सकते हो कि सर सबसे ज़्यादा दे मारेगा एक दूसरे को पीपी, उससे कम दे मारेगा एसपी, और सबसे कम एक दूसरे को दे मारेगा एसएस। हेलो, बोलना पड़ेगा। जो हमको हमारा वीबीटी समाप्त होती है, अब मैं सवाल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, जो हमें ये सोचने पे मजबूर करेगा कि हमको क्यों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ के जान चुके हैं कि सर हर एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। अब किसी के पास अगर ऑक्टेट पूरा हो रहा हो तो हो, डबलेट पूरा हो रहा हो तो हो, ना पूरा हो रहा हो तो ना हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम ये जानते हैं हर एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बना रहा है क्योंकि अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है। उसके लिए क्या करेंगे? वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। बस सर, हम अब और क्यों कुछ पढ़ें इस वीबीटी में? बेटा अभी तक जितनी बात आपने समझी है, उस बातों की बेसिस पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आगे की कंसेप्ट की आवश्यकता क्यों है। वाई डू वी नीड फर्दर कंसेप्ट इन वीबीटी? है वीबीटी का हिस्सा ही, पर और कुछ क्यों पढ़े सर हम वीबीटी में? हो तो गई सर बात ख़त्म। तो बच्चों नोट एक और डालेंगे हम, लेकिन इस नोट में आप जेई भी मत लिखना बेटा। ये नोट केवल आप लिख लेना समझ के लिए, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। ये केवल आप ये लिख लेना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना, मतलब नॉट फॉर बोर्ड्स ऐसा भी लिख दो, नॉट फॉर बोर्ड्स या नॉट फॉर स्कूल, है ना। केवल मैं आपको एक सवाल प्लांट कर रहा हूँ नोट में। सवाल क्या मैं देना चाहता हूँ कि वाई वी नीड कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन क्या है मालूम नहीं, पर पढ़े भी क्यों, जरूरत ही नहीं है कुछ। चलो शुरू कर सकता हूँ, सवाल लिख लिए कि वाई डू वी नीड कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बढ़ूँ आगे? चलो अब देखो बेटा, जितनी चीज़ हमने पढ़ी है उससे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आओ देखें बेटा कि मीथेन का मॉलिक्यूल नेचर में क्यों बनता है। सर हमको पता है मीथेन होता है CH4, आप 10th पास हो तो आपको पता होगा। सर इतना हम जान चुके हैं कि एक एटम दूसरा एटम से बॉन्ड बनाता है अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उनके ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे सर किस एटम के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं? कार्बन के इर्द गिर्द। तो कार्बन हो गया मेरा कौन सा एटम बच्चों? कार्बन को क्या कहूँगा बच्चों में, क्या कहूँगा? सेंट्रल एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2। सर 2s यानी कि वैलेंस शेल का दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2p में ना सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ये जो कन्फिग्रेशन मैंने लिखी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे, ये कन्फिग्रेशन है बेटा ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। कौन सी कन्फिग्रेशन? ग्राउंड स्टेट। क्यों सर ग्राउंड स्टेट? क्योंकि बेटा ये तो मैं केवल कार्बन एज एन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी कार्बन सेंट्रल एटम की तरह जब बिहेव करेगा तो उसके पास कितने लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमको तो मीथेन का मॉलिक्यूल समझाना है। मीथेन का मॉलिक्यूल तो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम समझा पाएँ कि कार्बन को CH4 बन के मज़ा आया। तो अब हमको समझाना है तो हमको कार्बन को सेंट्रल एटम मानते हुए बताना पड़ेगा कि 4 हाइड्रोजन इसी तरफ अप्रोच क्यों करेंगे। यही काम करना है। हेलो, पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। कार्बन अगर सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द अगर बाकी लोग आ रहे हैं तो बेटा कार्बन के इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं बच्चों? 4। हेलो, वो 4 लोगों को आपके घर अगर लोग आते हैं तो आप क्या थोड़ा सा एक्साइटेड महसूस करते हैं? हाँ सर। व्हाट डज एक्साइटेशन मीन? एक्साइटेशन मीन व्यक्ति, जैसे मान लो कोई आ रहा है तो आप हो सकता है सुबह 6 बजे उठ के खुद ही अपने आप कुछ 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 करने लगो भैया कि आने वाले हैं, सिस्टम सेट करने के लिए। तो आप खुद को ही एक्साइट करते हो, आप खुद की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हो। वो एनर्जी की व्यवस्था कहाँ से होती है? हो सकता है नॉर्मली हम 8 बजे उठते हो, पर हो सकता है कभी कोई आना है तो खुद ब खुद हम 6 बजे उठ जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये एटम खुद ही में जुगाड़ करता है भाई, कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती है। अच्छा, तो उस एक्साइटेशन से होगा क्या? और सर आवश्यकता क्यों है बता रहा हूँ बेटा मैं। अगर आप गौर करो बच्चों तो कार्बन के वैलेंस शेल में 2s है और 2p है। 2s में बेटा आपने लिखा भी होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2p में कितने हैं? 2। लेकिन 2s के दोनों कैसे हैं? पेयर्ड। तो बेटा इनको अनपेयर करना पड़ेगा ना। क्यों अनपेयर करना पड़ेगा? आपको एक 2s के इलेक्ट्रॉन को, एक जो 2s का इलेक्ट्रॉन था इसको उठा के आपको ज़बरदस्ती कहाँ भेजना पड़ेगा? 2pz में। क्यों सर? अरे यार, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है? अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। कार्बन के इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4। तो फॉर द ग्रेटर गुड, व्हाट इज द ग्रेटर गुड? कि इसके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएं। इसलिए कार्बन के इर्द गिर्द अगर 4 लोगों को आना है तो 4 लोगों के आने से कार्बन की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वो एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को एक्साइट करके अपने 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में भेजेगा। सर एक्साइट क्यों करना पड़ा? क्योंकि बेटा आपको n+l रूल से पता है 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज़्यादा है। n+l रूल याद है ना, 2 + 0 और 2 + 1। तो सर अगर 2s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपको अनपेयर करना पड़ा और 2p भेजना पड़ा तो सर आपको मतलब इसको कुछ पैसा दे के कमरा खाली कराना पड़ेगा ना। हाँ, और ये क्यों खाली करेगा? आप ये क्यों करोगे? फॉर योर द ग्रेटर गुड। व्हाट इज़ द ग्रेटर गुड? सर देखो 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। क्यों? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम है आपको? हाँ सर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1। तो हाइड्रोजन अपने कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए आएगा बच्चों? बोलना पड़ेगा 1s के। हेलो हेलो, यस सर। ऐसे कितने हाइड्रोजन्स आएंगे बच्चों? 4।
एक इधर, इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। मैं देख लो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अलग से, हाइड्रोजन का 1s का इलेक्ट्रॉन अलग से ला रहा हूँ। एक हाइड्रोजन इससे साथ पेयरिंग करेगा, एक इसके साथ पेयरिंग करेगा, एक इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा। इस प्रकार से कार्बन जो है वो फॉर द ग्रेटर गुड, कोई ऑक्टेट फॉक्टेट के चक्कर में नहीं, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पेयरिंग ऑल इट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 हाइड्रोजन को अकोमोडेट अगर कर लेता है, जिसको करने के लिए उसको खुद के पहले एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना पड़ेगा, तब जाके वो 4 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो फॉर द ग्रेटर गुड कार्बन का भी फायदा हो गया, हाइड्रोजन का भी फायदा हो गया। तो उसने ये काम किया, अपने को एक्साइट किया। एक्साइटेशन वाली बात समझ में आती है? ये फोटो बनाओ तो हाँ बोलो, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन आए कार्बन के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिए। सर लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता तो अभी तक नहीं पड़ी। काहे पढ़े? बता रहा हूँ बेटा, बस अभी पढ़ गई, क्योंकि शायद आप अब VBT को VSEPR थ्योरी से जोड़ना भी चाहोगे। क्यों बात कर रहा हूँ मैं? इतना हो गया बच्चों? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, कोई रोक नहीं रहा है। नेक्स्ट बेटा, अब सर अगर हमने ये पढ़ लिया VBT से कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना, VSEPR थ्योरी से हमको पता है कि CH4, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, CH4 इज टेट्राहेड्रल। जानते हो? इन शेप। जानते हो बात? ये आपको कैसे पता है? अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। मानते हो कि नहीं? सर मानते हैं। ठीक है, लिखें तो हाँ बोले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। सर अगर कोई चीज़ आपको टेट्राहेड्रल बनानी है तो हमने VSEPR से समझाया सर, एक मान लो कार्बन आपका इधर, तो एक हाइड्रोजन को बुलाओ सर आप ऊपर से, एक को बुलाओ ऐसे साइड से, एक को बुलाओ ऐसे पीछे से, और एक को बुलाओ ऐसे एक और साइड से। ये बेस में क्या बना देंगे बच्चों? याद करके बताइए मुझे। ट्राइंगल, और ऐसे जुड़े रहेंगे। ये सब बॉन्ड एंगल कितने होंगे बच्चों? ये सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट। याद है बात? पहले अभी बनाओ मत, सिर्फ सुनो। याद है बात? हेलो बोलना पड़ेगा। हेलो। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा मैं यही चीज़ आपको ऑर्बिटल पिक्चर से बनाऊं। सर अगर कार्बन को हाइड्रोजन को अकोमोडेट करना है तो मुझे बताओ, कार्बन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ दिख रहे थे आपको? सर एक दिख रहा था हमको PX में, याद है? हेलो। एक दिख रहा था हमको PY में, याद है? और एक दिख रहा था हमको PZ में, याद है? अरे बोलो। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके आ रहा था? सर 1s का। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया सर, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया सर, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया सर। ये तो पीछे की लोब है ना, वो तो पीछे लोब थोड़ी, आगे वाली लोब से ही मैं हेड ऑन कराऊंगा ना। तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और एक सेकंड वो मिट गया। ये जो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लिए। ये भी सर हाइड्रोजन का एक और कार्बन का P वाला, ये भी हाइड्रोजन का एक और कार्बन का P वाला। बात समझ में आ रही है सबको इतनी? कितने सिग्मा बॉन्ड की चर्चा कर ली बेटा मैंने अभी तक? बोलो। सर ये 1 सिग्मा हो गया, सर ये 2 सिग्मा हो गया, सर ये 3 सिग्मा हो गया। मानते हो? मानते हो? अरे मानते हो? यस सर। लेकिन अब एक कार्बन का देख लो जरा, ऊपर आपकी कॉपी में आपने बनाया होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अनपेयर्ड है कार्बन का? S में। हेलो हेलो।
और एस का शेप कैसा होता है बच्चों? एस का शेप कैसा होता है बच्चों? डायरेक्शनल तो नहीं होता सर, एस तो गोल होता है। तो कार्बन का अगर एक एस बनाया मैंने तो वो तो सर बीच में बनाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शनल नेचर कैसे आएगा सर उसमें कि वो पीछे की तरफ जा रहा है? सर लोब तो पीछे की तरफ मैं बना सकता था, लेकिन ये एस को कैसे बनाऊंगा? तो मान लो मेरे नहीं पता एस को कैसे बनाऊंगा, तो सर चलो ठीक है, एक इसका और एक हाइड्रोजन आप मान लो ऐसे ही बना दो सर। तो भी आप खुद सोचो ये ओवरलैपिंग किसकी होगी बच्चों? एस एस की। और बाकी की सारी ओवरलैपिंग किसकी थी बच्चों? किसकी थी? एसपी। ये आपसे कोई दोबारा बनाने को नहीं पूछेगा, ये मैं केवल आपको समझा रहा हूं। इतनी बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ये फोटो भले आपसे ना भी बन रही हो तो मुझे टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी। मैं केवल आपके मन में एक सवाल इम्प्लांट करना चाहता हूं, क्योंकि जो वीबीटी से हमने अभी तक समझा वो सवाल ये है बेटा। इतना लिख लिया सबने जितना लिखना था कि अभी कर रहे हो? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। जो सवाल मेरे मन में आ रहा है बेटा कि सर अगर सेंट्रल एटम कार्बन है, उसके साथ सर आपने तीन हाइड्रोजन तो ले आए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। अभी मैं शेप नहीं बना रहा, VACPR नहीं बना रहा, ऐसे ही बना रहा हूँ। 4 बॉन्ड हो गए सर। ये मान लो सर P और S की ओवरलैपिंग, ये P और S की ओवरलैपिंग, ये P और S की ओवरलैपिंग सर। लेकिन एक हाइड्रोजन जो आप ला रहे हो वो हाइड्रोजन तो सर एस एस, और हमें पता है कि एस एस ओवरलैपिंग वीक होती है, SP ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है। तो 4 C बॉन्ड H हैं, ये 4 C बॉन्ड H में 3 की ताकत बराबर होगी, एक कमजोर होगा क्या? एक्चुअल दुनिया में जब हमने सच्चाई देखी ना बेटा, तो ये सारे C बॉन्ड H एक जितने मजबूत थे, इक्वल थे। लेकिन अभी तक की VBT अगर समझें तो हमको VBT बोलेगी कि 3 SP ओवरलैपिंग और एक SS ओवरलैपिंग है, और VBT कहेगी SP ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है क्योंकि P में डायरेक्शनल नेचर होता है। हेलो हेलो। तो कायदे से तो थ्योरेटिकली 3 C बॉन्ड H की ताकत बराबर होनी चाहिए और एक C बॉन्ड H कमज़ोर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली चारों C बॉन्ड H सेम थे। VBT चाट गई। हेलो, कलंक लग गया ना, डाउट आ गया ना? हेलो, थ्योरी नहीं समझा पाए ना? हेलो हेलो। यस सर। तो अब क्या सब गलत पढ़ा हमने अभी तक? अगर VBT ने ये कहा और प्रैक्टिकल दुनिया कहती कि सब C बॉन्ड H की ताकत बराबर है, तो हमने जो अभी तक पढ़ा वो गलत था? नहीं बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले आगे बढ़े एंड दे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इस कमी को दूर करने के लिए। हेलो, ये बात समझ में आती है सबको? ये लिखवा नहीं रहा हूं मैं आपको, सिर्फ मैंने आपके मन में ये सवाल क्रिएट किया कि वाई डू वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको अगर ये समझना है कि सारे C बॉन्ड H एक बराबर इक्वल एनर्जी रखते हैं, तो कायदे से हम ये तभी समझ पाएंगे जब हमको कुछ और सिखाओ, क्योंकि अभी तक जितनी बात सीखी उसके हिसाब से तो गलत है। बोलना पड़ेगा।